हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी स्पेशल का पहला लेक्चर पर बात करेंगे कि यूपी स्पेशल में इतिहास, जो यूपी का इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली इंडिया का इतिहास है, उसी में यूपी का शामिल है, लेकिन इंडिया का जो ऐतिहासिक काल है उसमें यूपी में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर हम लोग को बात करनी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबसे पहले कौन सा होगा? एंशियंट। तो एंशियंट काल में यूपी में क्या क्या हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम यूपी की। गंगा के मैदानी भाग में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या था? मध्य देश। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास 3 खंडों में विभक्त है। सबको पता होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास 3 खंडों में कौन कौन से खंडों में विभक्त है। पहला खंड क्या है? पहला काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोला जाता है? एक्चुअली इसका हो बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक। तो जोड़ देते हैं तो प्राग है। प्राग का मतलब इतिहास के पहले का काल। तो इतिहास के पहले का काल का क्या मतलब हुआ कि इस काल के ना केवल पुरातात्विक साक्ष्य छपने को मालूम है। इस काल के जो आपके लिपिबद्ध, लिपि की कोई बोनी थी तो साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। तो जब साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम क्या अनुमान लगा लेते हैं, तो उसको बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? आपकी लिपि उपलब्ध है, मतलब लिखे हुए साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन वो लिपि कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो हो गया क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि मालूम है लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पा रहा। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्या है? मानव की उत्पत्ति से लेके 3000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को कब से कब तक? 3000 से 600 ईसा पूर्व तक, मतलब महाजनपद काल के आने तक क्या माना जाता है? ये आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि यहाँ लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं था। 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हो जाएगा? लिपि भी होगी और उसको पढ़ा भी जाएगा, तो वो होता है ऐतिहासिक काल। चलिए आगे चलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, इन दो की चर्चा होती है, जो आद्य ऐतिहासिक काल है। अब यूपी के कुछ स्थल देख लेते हैं, पुरा पाषाणकालीन स्थल जो यूपी में है। तो पहला है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? सोनभद्र से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है बेलन नदी। यह सोनभद्र से निकलती है और ये नदी क्या है? टॉन्स की सहायक नदी है। तो बस पहले जो घाटियाँ होती थी वो नदी घाटी होती थी, मतलब नदी किनारे कोई भी सभ्यता निवास करती थी, क्योंकि यहाँ जल की आपूर्ति प्लस नदी के जल से कृषि भी हो सकती थी, प्लस नदी अपने साथ क्या उर्वर मिट्टी भी लाती थी, तो कृषि की उपज भी अच्छे से होती थी। तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं आप प्राचीन कालीन सभ्यताएं देखोगे वो कहाँ? नदी घाटी में। तो बेलन नदी घाटी की सभ्यता थी ये पुरापाषाण कालीन स्थल, और कहाँ थी ये? टॉन्स नदी की सहायक नदी थी। यहाँ से निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, तीनों काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेलन नदी घाटी से। और इस पे बेलन नदी घाटी पे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर GR शर्मा को। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इन्होंने इसी की बेलन नदी घाटी की खोज की थी। यहाँ लोहिंदा नाला, बेलन नदी घाटी के पास एक स्थान है लोहिंदा नाला, इसके समीप से क्या मिला है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। हड्डियों से निर्मित मातृ देवी जो हैं उनकी एक मूर्ति मिली है। कहाँ से? लोहिंदा नाले से। यहाँ के निवासी आरंभ में क्या? क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है, इससे बने औजारों का प्रयोग करते थे, परंतु बाद में जैस्पर तथा चर्ट, ये जैस्पर चर्ट क्या होते हैं? ये चमकीले पत्थर होते थे, इससे बने फलक, एक होता है फ्लेक और एक होता है कोर। तो जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि फ्लेक क्या होते हैं? कोर होता है जो पत्थर ज्योंकाते हुए हैं। फ्लेक क्या होता है? उसको थोड़ा सा ना चिकना कर लिया जाता है घिस के, तो वो फ्लेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्लेक औजारों का प्रयोग होता था जैस्पर और चैट के बने हुए। तो ये बेलन नदी घाटी के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो कंप्लीट होती। अगला देखते हैं, सिंगरौली घाटी। सिंगरौली सबने देखा होगा, सोनभद्र में ये भी स्थित है। कोयला वगैरह का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यूपी की ऊर्जा राजधानी भी इसी को बोला जाता है। तो ये सोनभद्र में स्थित है। पुरा पाषाणकालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं और वाराणसी के चकिया के पास से भी क्या है? पुरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। अगले पे आ जाते हैं, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को कब से कब तक बोला जाता है? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये केवल माइंड मैप के लिए, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा। तो अब पुरा पाषाण काल के 3 पार्ट हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न मतलब सबसे प्राचीन पुरा पाषाण काल,
मध्य उसके बाद का उच्च जो है नवीन पुरापाषाण काल। ठीक है, तो ये निम्न कब से कब तक था? 5 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक। मध्य कब से कब तक था? 5000 से 40,000 ईसा पूर्व। ये 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व है, और ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व है। और उच्च पुरापाषाण काल कब से कब तक है? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। और 10,000 ईसा पूर्व में आपका क्या पुरापाषाण काल समाप्त हो जाता है। और कहीं पे ये तिथियां गड़बड़ भी हैं, कहीं पे 12,000 ईसा पूर्व भी मिलेगा आपको। लोग बोलते हैं कि जो मध्य पाषाण काल था वो 12,000 से 10,000 तक ही था। तो अलग अलग तिथियां, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो माइंड मैप के लिए, इनसे क्वेश्चन नहीं आते इनकी तिथियों से, क्योंकि ऐसे कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, अनुमान आधारित है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुमान लगाए। मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर नवपाषाण काल आ गया। नवपाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है कि ये नवपाषाण काल का काल था। यहाँ पे क्या होगा? कृषि की जो है, कृषि की खोज होगी मेहरगढ़ में सबसे पहले, तो वो भी 6,000 ईसा पूर्व में हुई। तो ये नवपाषाण काल को तो क्रांति का काल कहा जाता है। आग का उपयोग करना यहीं पे सीखेंगे, कृषि पहिए का आविष्कार होगा, गांव आएंगे, है ना, स्थायी निवास होगा, समाज का निर्माण होगा, तो नवपाषाण काल। अब उत्तर प्रदेश की कुछ मध्यभांड संस्कृतियां हैं, तो वही बोलना, मैं इसको इतना डिटेल में करा रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन ही ना छूटे, तो बस थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ते रहो, कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मध्यभांड संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? पहला है गैरिक मध्यभांड संस्कृति, OCP, ऑर्चर्ड ग्रे बेयर, OCP जो है, इसमें क्या होता था? 2000 BC से 1500 ईसा पूर्व तक थी ये। स्थल इसके क्या क्या थे? बिजौली है ये बदायूं में, राजपुर, अतरंजी खेड़ा, अहिछत और हस्तिनापुर, इस जगह से इसके साक्ष्य मिले हैं। गैरिक मृदभांड कहाँ कहाँ से मिले हैं? बिजौली से, राजपुर से, अतरंजी खेड़ा से, अहिछत से, हस्तिनापुर। ये अतरंजी खेड़ा, अहिछत और हस्तिनापुर तो अधिकतर जगह आपको कॉमन भी मिल जाएंगे। तो काले तथा लाल मृदभांड संस्कृति कहाँ से मिली है? हड़प्पा काल की है ये। अतरंजी खेड़ा जो मैंने बोला, अहिछत तो हस्तिनापुर, यहाँ पे भी आ गया कॉमन। चित्रित धूसर मृदभांड, है ना, तो चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिले? PGW जिनको बोला जाता था, ये वैदिक काल के माने जाते हैं। और अहिछत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, मथुरा, तो जो मैं बोले अहिछत्र और हस्तिनापुर कॉमन आ गया। और उत्तरी काले पॉलिश्ड मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, ठीक है, ये मौर्यकालीन है, मेनली मौर्य काल में पाए जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक ये पाए गए, 500 से 100 ईसा पूर्व तक। और कहाँ इसके स्थल भी देख लो, वही है अहिछत, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बट कुछ छूटे ना, यहाँ पे मैंने कोशिश की है हर चीज़ कवर करने की। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल। पहले अब क्या चल रहा था? उत्तर प्रदेश का पुरापाषाण चल रहा था, अब चल रहा है उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण काल। तो इसके स्थल ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश में भी यही स्थल कॉमन है जितने भी मध्य पाषाण काल के यहाँ हैं। तो पहला क्या है? सराय नहर राय, कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ जिला का नाम सबने सुना होगा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। यहाँ से क्या क्या मिला है? झोपड़ी और उसमें एक फर्श, है ना, फर्श वाली झोपड़ी मिली है। अस्थाई निवास मिला है, 14 समाधान मिले यहाँ से, 18 गर्त चूल्हे मिले हैं सराय नहर राय से। युद्ध तथा आक्रमण के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, मतलब एक खान पान का प्रतीक माना जाता है कि खान पान की ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पे मांसाहारी भोजन खाया जाता था। तो पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। युद्ध तथा आक्रमण के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, कहाँ से? सराय नहर राय से। अगला है महादाहा, कहीं कहीं महदहा बोला जाता है, महादाहा, ये भी प्रतापगढ़ जिला में। यहाँ से क्या मिला? युगल समाधियाँ हैं, इसका मतलब ये सती प्रथा। युगल मतलब स्त्री और पुरुष की एक साथ समाधि, अब दोनों एक साथ तो मरे नहीं होंगे, तो ये सती प्रथा का साक्ष्य मान लो। यहाँ से हड्डियों से बने हड्डियों से बने बाण मिले यहाँ से, आभूषण मिले हैं। सिलबट्टा का साक्ष्य भी कहाँ से? यहीं से मिला है। अब आ जाते हैं दमदमा। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में ये भी है, तो यहाँ से क्या मिला है? 41 समाधान मिले हैं, ठीक है, 41 समाधान और 5 युगल समाधियाँ यहाँ से मिली हैं। गर्त चूल्हे मिले हैं। हड्डियों से बने आभूषण मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। अगला स्थान है लेखैया।
लेखैया से क्या क्या मिला है? सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले हैं। लेखैया कहाँ पड़ता है? प्रयागराज के निकट। तो इससे एक तो आपको ज्योग्राफी की भी जानकारी मिल रही है ना, कि प्रतापगढ़ में क्या क्या है, सराय नहर राय कहाँ है, महादा कहाँ है, दमदमा कहाँ है, इसके बाद लेखैया कहाँ है। और दूसरी चीज़ हिस्ट्री की तो मिल ही रही है। अब नवपाषाण कालीन स्थल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका मध्यपाषाण काल वहाँ पे ख़त्म हो गया। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था कि मध्यपाषाण काल में आपका उसके जस्ट पहले एक शीतकाल आया था जिसको हिमयुग बोलते हैं। और हिमयुग जब समाप्त होता है तो छोटे छोटे हो जाते हैं, मानव पशु भी इनकी लंबाई चौड़ाई छोटी हो जाएगी, औजार उपकरण सब छोटे हो जाएंगे। पत्थर मारना, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास भी यहीं होगा, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का। इसके बाद मछली पकड़ने का काम भी यहीं होगा। पक्षी जो होते हैं, पक्षियों को मार के खाने का भी काम यहीं से शुरू होगा। तो ये सारा काम आपका मध्यपाषाण काल में हुआ था। अब आते हैं नवपाषाण कालीन स्थल पे। प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर कोल्डीवा, ये भी कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या है? कोल्डीवा। कोल्डीवा में 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में आपके क्या गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, और प्रयागराज के निकट कहाँ? कोल्डीवा से 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इंडिया में, वो भी इलाहाबाद के निकट यूपी में कोल्डीवा से। जबकि गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। ओवरऑल खेती बोले तो वो मेहरगढ़ को ही लगाना है ना, मेहरगढ़ ही सही माना जाता है। तो इस प्रकार लहोरा देव, ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर। इसकी भी खोज हो चुकी है लेकिन इसको अभी तथ्य के रूप में नहीं माना जाता। किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहोरा देव से। तो 9,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य। अब आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। पहले बता चुका हूँ आद्य ऐतिहासिक इसको क्यों बोला जाता था। इस काल में ताम्रपाषाणिक संस्कृति, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। कब से कब तक? 3000 बीसी से 500 बीसी तक। मेंस में क्वेश्चन आया था पिछली बार कि आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल जो गंगा घाटी में, उनके बारे में चर्चा कीजिए। 2021 का मेंस आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी बनते हैं। तो बहुत डिटेल में पढ़ना, नोट्स बना लेना और बार बार रिवाइज करो। ये इतना डिटेल में बना हुआ है कि इससे बाहर कुछ यूपी का है भी नहीं, और यहीं से ही आएगा जो आएगा। तो इस काल के महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन कौन से थे? आद्य ऐतिहासिक काल के मेरठ और सहारनपुर। हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल मेरठ था। वो मेरठ जनपद में कौन सा? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ आलमगीरपुर। सबने देखा होगा। सबसे ऊपर क्या था? मांडा, यहाँ दैमाबाद, और यहाँ आलमगीरपुर। ये हड़प्पा कालीन स्थल है। और यहाँ सुत कांगेडोर। तो इस प्रकार से सबसे उत्तरी ये था, सबसे दक्षिणी हड़प्पा काल का ये था। आलमगीरपुर यूपी में सबसे पूर्वी था। और किसने खोज की थी इसकी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, 1958 में। आलमगीरपुर में देखते हैं क्या था? मनके, मनका यहाँ से मिला। मनका क्या होता है? गले में पहनने वाले एक आभूषण टाइप का मनका। रोटी बेलने की चौकी मिली है, कटोरी के टुकड़े मिले हैं, और लिपि भी यहीं से प्राप्त हुई है। कहाँ से? आलमगीरपुर से। हुलास, हुलास करके एक स्थान है सहारनपुर। हाँ, ये स्थान आ जाते हैं, ये यूपी पीसीएस में प्री में बिल्कुल आते हैं कि ये स्थान कहाँ है। अधिकतर उसमें यूपी के स्थान होते हैं। तो हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। बड़ा गांव आपका बागपत में है। मांडी गांव कहाँ पे है आपका? मुजफ्फरपुर में। मानपुरा कहाँ पे है? शामली में। ये अन्य स्थल हैं आपके कौन से? आद्य ऐतिहासिक काल के या ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। अब आ जाते हैं ऐतिहासिक काल में, जहाँ से इतिहास लिखना शुरू हुआ। अब ऋग्वैदिक काल को ऐतिहासिक काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना बोल बोल के, यहाँ पे भी क्या लिखने की वो नहीं थी परंपरा, लेकिन ऋग्वेद को बोल बोल के पीढ़ी दर पीढ़ी रटा दिया गया, जिससे वो ज्ञान अभी हमारे पास है, साहित्यिक ज्ञान। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो आपका पुराण हो और ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो। ये सारी जानकारी जिसको भी चाहिए, एंशियंट के वीडियो बहुत डिटेल में काल वाइज पड़े हैं, वो जाके देख सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? 1500 से 1000 बीसी ऊपरी गंगा घाटी से अफगानिस्तान तक, ठीक है, ये फैला हुआ था। गंगा की जो ऊपरी घाटी है वहाँ से अफगानिस्तान तक, और वर्तमान में क्या है? पंजाब। उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि लोहे की जानकारी हो जाती है, और लोहे की जानकारी होगी तो ये लोहे का प्रयोग क्या करेंगे? एक तो ये जंगलों को काटेंगे, दूसरा औजार बनाएंगे, तीसरा इससे खेती में भी जुताई शुरू करेंगे, जिससे कि इनके चारों तरफ से विकास हो जाएगा।
तो आर्यों का विस्तार पंजाब से आगे गंगा यमुना दोआब में हो गया, हिमालय तथा विंध्याचल क्षेत्रों में भी हुआ। विंध्याचल क्षेत्र कहाँ? यूपी में आता है। इसके बाद कुरु, पांचाल तथा काशी जैसे राज्य यूपी में थे। इस टाइम के जो थे ना आपके कुरु पांचाल, अभी बिल्कुल डिटेल में कराएंगे कुरु कहाँ था, पांचाल कहाँ था। तो ठीक है, कुरु, पांचाल और काशी जैसे राज्य कहाँ? यूपी से थे। अब उत्तर वैदिक कालीन कुरु देख लेते हैं क्या था। इसका विस्तार था मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक। जो कुरु राज्य आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, कुरु पांचाल है ना। और राजधानी इसकी क्या थी? आसंदीबद। आसंदीबद इसकी राजधानी थी और हस्तिनापुर जिसको बोला जाता था, है ना। दो नाम थे, आसंदीबद था, उसी को ही हस्तिनापुर बोला जाता था। आज भी हस्तिनापुर मेरठ के आसपास पड़ता है। दूसरा राज्य था आपका पांचाल। ये कहाँ से कहाँ तक था? कानपुर से वाराणसी तक फैला हुआ था। क्या क्या आता था? बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद भी इसमें शामिल थे। राजधानी इसकी क्या थी? काम्पिल, जिसको बोला जाता है अभी प्रेजेंट में फर्रुखाबाद। और यहाँ पे 60,000 मुनियों की एक सभा लगी थी, तो इसलिए फेमस है कि 60,000 मुनि यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगले काल पे आ जाते हैं, महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या क्या हुआ यूपी में, उस पर चर्चा करेंगे। पहला बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, इन 16 महाजनपदों की जानकारी एक तो मिलती है आपको अंगुत्तर निकाय से। अलग अलग निकाय हैं, खुद्दक निकाय है, दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है ना, उसी में एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध और जैन धर्म जिसको डिटेल में पढ़ना है, एंशियंट की प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएंगे। और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ कौन सा था? भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 8। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत बार आया है कि महाजनपद कालीन जो महाजनपद थे यूपी में कितने स्थित थे। तो यूपी में 8 जो महाजनपद थे वो यूपी में स्थित थे। कौन कौन से देख लो। कौशल सुना होगा लोगों ने, चौपाई सुनी होगी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो भगवान राम का माना जाता है। तो कौशल अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती और लखनऊ कौशल में आते थे। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी और अयोध्या भी इसकी राजधानी थी। काशी, काशी की राजधानी तो काशी। कुरु बता चुका हूँ, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ इसको बोला जाता है, हस्तिनापुर राजधानी थी। पांचाल इसको क्या है? काम्पिल और अहिछत्र। अगला देख लेते हैं, सूरसेन। सूरसेन कहाँ पे था? वर्तमान जो मथुरा का क्षेत्र है वो सूरसेन वाला था। वत्स जो थे आपका, वत्स जो महाजनपद था वो कहाँ था? प्रयागराज क्षेत्र में था। और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। मल्ल जो क्षेत्र था वो कहाँ था? कुशीनगर में। और यहीं पे किसकी? भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हुआ था। और इसकी राजधानी थी कुशनारा। चेदीगढ़ राज्य जो था आपका वो कहाँ था? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। तो इस प्रकार से सबकी बात हो गई। आगे अब देखो सबके बारे में फिर से 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। कौशल जो है राजधानी इसकी क्या थी? श्रावस्ती थी। इसके राजा कौन थे? महाकोशला देव ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, जो कौशल का राजा था। तो बाद में यही महाकोशला देव क्या करेंगे? इसी काशी को दे देंगे किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार को, क्योंकि बिंबिसार की शादी हुई होती है इनकी बहन से, तो उसको दान में दे। इनकी पुत्री महाकोशला देवी का विवाह बिंबिसार से हुआ तथा काशी उसे क्या? दान में इन्होंने दे दिया था। काशी की बात कर लेते हैं। काशी क्या था? शिक्षा और समृद्धि का केंद्र था, शिल्प और व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो यहाँ से आपके मेंस भी क्लियर हो जाना। मेंस के सारे आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, इतनी जानकारी दे दे रहा हूँ यूपी स्पेशल की। और ये नोट्स भी इसीलिए बनाए थे कि प्री और मेंस या किसी भी चीज़ के लिए कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े। कुरु जो है वर्तमान मेरठ तथा दिल्ली क्षेत्र में था और राजधानी इसकी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। वत्स की बात कर लेते हैं। कौशाम्बी क्षेत्र, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और वही क्षेत्र भी था इसका। अब गणराज्य। छठवीं से गणराज्य क्या होते हैं? जिसका हेड होता है ना वो चुन के आया हो, हेड का क्या? चुनाव हो, उसको बोलते हैं गणराज्य। इंडिया भी एक गणराज्य है। तो पहले क्या चुनाव होते थे और वो ना एकदम लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते थे, वो होते थे गणराज्य, लोकतांत्रिक तरीका अपनाते थे। तो सोचो उस टाइम पे अपने देश में गणराज्य थे, यूपी में भी गणराज्य थे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। कौन कौन से? शाक, कोलीय, मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल। कुशीनगर में मल्ल गणराज्य था और पावा में भी मल्ल गणराज्य था। फिर मग्ध, कलाम। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, शाक्य, कोलीय, मौर्य,
मल्ल मग्ग कलाम, तो मल्ल 2 जगह थे, एक कुशीनगर में, दूसरा पावा में। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पे क्या शासन करते थे। सर्वसम्मत से चुने जाने के कारण राजा को महासम्मत कहा जाता था। चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद और भवन जो होता था उसको बोलते थे संस्थागार। संस्थागार, जिस भवन में ये लोग बैठते थे या मिलते थे वो संस्थागार हो गया, और इनकी जो संगठन था वो बोला जाता है उसको परिषद। प्रमुख सदस्यों की सभा अष्टकुलक कहलाती थी। जो प्रमुख सदस्य होते थे उनकी सभा को क्या बोला जाता था, अष्टकुलक। अब आ जाते हैं फिर अगले टॉपिक पे कि बौद्ध धर्म तथा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू हुआ, क्या प्रसार हुआ, उसके क्या क्या चिन्ह थे, उन पे बात होती। तो शाक्यों के गढ़ प्रमुख थे शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन जो बुद्ध के पिता थे, वो जो शाक्य था उनके गढ़ प्रमुख थे। और यह इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा थी। इक्ष्वाकु वंश आपका कहाँ था, ये अयोध्या में, अयोध्या में था। इसकी एक शाखा थी और उस शाखा के गढ़ प्रमुख कौन थे, शुद्धोधन, मतलब बुद्ध के पिता। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। ये फैक्ट आपका बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगा यहाँ पे भी, कि जो श्रावस्ती होती है, बुद्ध सर्वाधिक उपदेश यहीं पे देंगे, सर्वाधिक वर्षावास भी यहीं पे बिताएंगे, है ना। 4 माह का वर्षा काल वे श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। देखो ये फैक्ट भी आगे आ गया। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू को सुधारा। बुद्ध ने अंगुलीमाल करके एक डाकू था, उसको उपदेश दिया, हृदय परिवर्तन कराया, उसको सुधारा, उसको शिष्य बनाया। श्रावस्ती में ही जैतवन तथा पुब्बाराम विहार दान में मिला। तो जैतवन एक विहार था उपवन टाइप का, और पुब्बाराम 2 विहार इनको श्रावस्ती में ही दान में मिले। बहुत सारे जितने फैक्ट हैं ये सारे नोट बना लो, लिख लो, फिर जिसकी जहाँ जरूरत पड़े। इसका मतलब ये है कि यूपी स्पेशल आपका छूटे ना कुछ भी। कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजीत, बुद्ध का परम अनुयायी था ये। उसने बौद्ध संघ को राजकाराम और मल्लिकाराम विहार दान में दिए थे। तो कौन कौन से, जैतवन भी मिल गया इनको, पुब्बाराम भी मिल गया, राजकाराम भी मिल गया, मल्लिकाराम भी मिल गया। वत्स का राजा था उदयन, बुद्ध का भक्त था ये। इसने क्या, घोषताराम विहार। तो ये टोटल 5 विहार इनको दान में मिले थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ, सारनाथ के ऋषिपत्तन, और ऋषिपत्तन के एक मृगदाव नामक स्थान पर दिया था। तो प्रथम उपदेश इसी को क्या बोला जाता है, आप लोग बताइएगा, है ना, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या बोला जाता है, जब बुद्ध ने घर छोड़ा था उसको क्या बोला जाता है, जब मृत्यु हुई थी उसको क्या बोला जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, 483 BC में हिरण्यवती नदी, गंडक नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हुआ था। बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, मृत्यु भी हुई थी, उनको ज्ञान भी इसी टाइम पे प्राप्त हुआ था। तो ये डेट ना बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैशाख पूर्णिमा। अब देख लेते हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, रामग्राम में कौन थे, कोलिए, गोरखपुर में पड़ता है ये रामग्राम। पावा में अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनाए गए। इसका क्या मतलब हुआ बताता हूँ। बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो इनके शरीर के अवशेषों को 7 भागों में बांट लिया गया था, इनकी अस्थियों को, और उन्हीं अवशेषों पे क्या, स्तूप बनाए गए। तो यही ये लाइन बोल रही है कि कपिलवस्तु, कुशीनगर, रामग्राम और पावा, ये 4 जगहों पे इनकी अस्थियों पे अवशेष बनाए गए थे। 3 जगह और हैं। अब जैन धर्म तथा उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। जैन धर्म उत्तर प्रदेश के ऋषभदेव अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे। जो ऋषभदेव थे तुम्हारे, वो कहाँ, अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे। और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। पार्श्वनाथ जो थे आपके, पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें तीर्थंकर। सांप इनका क्या था, चिन्ह था, और इन्होंने ही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो व्रत थे इनने दिए थे। ब्रह्मचर्य जोड़ा था आपके महावीर स्वामी ने। तो काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, महोबा। तो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र पूछा जाए यूपी में कौन कौन से थे, तो मथुरा था, काशी था, कौशाम्बी था, हस्तिनापुर था, श्रावस्ती था, महोबा था। आगे देख लेते हैं भागवत, वैष्णव तथा शैव धर्म। जिसको बौद्ध और जैन धर्म और डिटेल में पढ़ना है उनका बता दिया मैंने कि एंशियंट की प्ले लिस्ट में वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे आपको। इंडिका में सूरसेन, मथुरा में हेराक्लीज कृष्ण की उपासना की बात की गई। आज भी भगवान कृष्ण मथुरा में उपासना होती है। तो जो मेगास्थनीज की इंडिका थी उसमें बोला गया कि जो सूरसेन नामक क्षेत्र है
वहाँ पे किसकी, हेराक्लीज। हेराक्लीज की पहचान किससे की गई, भगवान कृष्ण से, कि इनकी उपासना होती है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है, कहाँ पे स्थित है ये भीतरी जगह, गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ, बनारस के पास पड़ता है। तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में कृष्ण पूजा हेतु गांव दान में देने की बात की गई। तो इससे पता चलता है वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का ये सारी बातें पता लगा रही। तो वैष्णव धर्म पे कोई भी क्वेश्चन है, अगर प्री में आ जाए तो ये स्थान वगैरह पूछेंगे, आप लोग कर लोगे। मेंस में आ जाए तो ये सारे पॉइंट आपके मेंस के लिए हैं कि वैष्णव धर्म का कहाँ कहाँ प्रसार था। गुप्त काल में ही प्रथम शिखर मंदिर कहाँ पर बना, देवगढ़ के दशावतार। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, ये ललितपुर में पड़ता है, झांसी के पास में ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर पड़ता है। काशी, अयोध्या, मथुरा तथा प्रयागराज भागवत धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। काशी, अयोध्या, मथुरा तथा प्रयागराज ये भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के सारे प्रमुख केंद्र हैं। काशी तथा मथुरा शैव धर्म के भी प्रमुख केंद्र थे, आज भी हैं। आपको पता है काशी ज्ञानवापी मस्जिद पर भी विवाद चल रहा है, तो मथुरा में भी शैव धर्म चलता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात। अब आ जाते हैं मौर्य काल, कि मौर्य काल में यूपी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मौर्य काल में क्या था, अहिरौरा। अहिरौरा कहाँ पड़ता है, अभी लोगों को नहीं पता होगा, इसके पहले नाम तो सुना होगा, सारो मारो अहिरौरा। तो अहिरौरा मिर्जापुर में, यहाँ से लघु शिलालेख मिला है। मेरठ प्रयागराज, यहाँ से भी आपके लघु शिलालेख मिले हैं। तो कहाँ कहाँ से, अहिरौरा से भी मिला है और मेरठ तथा प्रयागराज से। अब सारनाथ, कौशाम्बी, यहाँ से क्या मिला है, सारनाथ और कौशाम्बी से बृहत शिलालेख मिले हैं। ये किसके हैं, सारे अशोक के। अशोक के सारे शिलालेखों पे एक वीडियो पड़ा हुआ है मौर्य काल का, बहुत डिटेल में पड़ा है। सारे शिलालेख हैं उसमें, सारनाथ है, कौशाम्बी है, एरारगुड़ी है ना, धौली है, जौगढ़ है, जितने शिलालेख हैं सबकी बात की गई। तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। और यहाँ पे जो यूपी में घटित हुआ है वो पूरा डिटेल में बता ही रहा हूँ। तो सारनाथ और कौशाम्बी से बृहत शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए। मगध साम्राज्य में कौशल, काशी, पांचाल समेत पूरा यूपी शामिल था। बताया ही मैंने, मगध साम्राज्य में 16 महाजनपद आगे चल के शामिल होंगे। 16 महाजनपदों में 8 कहाँ से थे, यूपी के। चंद्रगुप्त का एक ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिला है, सोयगौरा। सोयगौरा कहाँ पड़ता था, गोरखपुर। ये ध्यान रखना, सोयगौरा और महास्थान दो थे जहाँ से अकाल के लिए जो अनाज, खाद्यान्न भंडारण गृह बनाए गए थे अकाल के टाइम पे सुरक्षा के लिए। तो ये 2 अभिलेख थे, यहाँ से जानकारी मिलती है, सोयगौरा और महास्थान से। इनकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि, और भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अशोक स्तंभों का निर्माण मथुरा तथा चुनार के पत्थरों से हुआ है, सबको पता है। मथुरा और चुनार की खानों से जो लाल बलुआ पत्थर होते हैं, लाल बलुआ पत्थर, इन्हीं से ही अशोक स्तंभों का निर्माण हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ों का, जहाँ पे भी लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है वो समझो यहीं से ही आया है। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में, देखो 2 चीज़ें हैं, एक अभिलेखों की खोज किसने की, दूसरा अभिलेखों को पढ़ा किसने। क्योंकि ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी किसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, लेकिन इसकी खोज उसके काफ़ी पहले, है ना, कब हो गई थी, 1750 में टी पेंथलर इन्होंने कर ली थी। अगले फैक्ट पे आ जाते हैं। अशोक ने सारनाथ में धमेक और चौखंडी स्तूपों का निर्माण कराया है ना। धमेक स्तूप, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि धमेक, सारनाथ का जो स्तूप है वो तो है ही है, धमेक स्तूप भी कहाँ पे है, सारनाथ में है, और चौखंडी स्तूप भी कहाँ पे है, सारनाथ। एक धर्मराज का स्तूप भी वहीं पे ही है। अब मौर्य प्रशासन की बात, जब मौर्य काल की बात हो गई तो मौर्य प्रशासन में क्या था क्या नहीं था वो देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन था, 18 विभागों में विभक्त था, और इसमें क्या है, इसके मुखिया को तीर्थ बोलते थे। एक बात होती है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में वर्णन है कि 18 तीर्थ होते थे और 26 जो होते थे अध्यक्ष। अध्यक्ष में क्या, सीताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, है ना, इस प्रकार से सारे अध्यक्ष। तो जब मौर्य काल पे वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हो, ये मौर्य काल की डिटेल। अभी तो यूपी स्पेशल में जो यूपी का है वो बात हो रही है। इस तीर्थ के मुखिया को क्या बोला जाता है, अमात्य या मंत्री। समाहर्ता राजस्व विभाग को, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, और कर्मांतिक उद्योग विभाग को। तीर्थ अनेक छोटे विभागों में विभक्त थे, जिसमें पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग था। एग्रोनोमोई, इसका मुख्य कार्य क्या था, सड़क निर्माण,
और राजस्व विभाग भी देखता था, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो समझना सड़क निर्माण के लिए अधिकारी रखा जाता। रूप्य दर्शक क्या था? मुद्रा निरीक्षक, उसका तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अब आगे का काल देख लेते हैं। पूरी एंशियंट एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगी, है ना। यूपी की जितनी भी एंशियंट है, पूरे एंशियंट के जो भी तथ्य हैं एक ही वीडियो में आपके समाप्त हो जाए। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का नाम सबने सुना होगा। क्या किया था इसने आपका जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो 150 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना ये पुष्यमित्र शुंग। अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और महर्षि पतंजलि इनके गुरु थे। इन्हीं की सहायता से, ये पंडित थे पतंजलि जिस टाइम ये यज्ञ हुआ था। कालिदास की मालविकाग्नि मित्र जो है ना पुस्तक, वो इसका पुत्र था अग्निमित्र, उसी पे लिखी गई थी और इसकी विवाह की जो कथा है उसमें वर्णन है इसका। पुष्यमित्र के शासक में यूनानी शासक आया था डिमेट्रियस। इसने अपने सेनापति मिनांडर के साथ आक्रमण किया, लेकिन इसने पराजित कर दिया। तो इसके बारे में मेन फैक्ट बता रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। यवन आक्रमण को विफल किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग में। अब यवन आक्रमण को हिंद यवन थे ये डिमेट्रियस ने अपने सेनापति मिनांडर के साथ, और जब मिनांडर इसके बाद क्या करेगा, पश्चिमी भारत है वहाँ पे अपना शासन स्थापित करेगा। बाद में मिनांडर ने सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है को राजधानी बनाकर शासन किया था। मिनांडर का एक जो है भिक्षु नागसेन, तो मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ है वो इसी मिनांडर पे लिखा गया। इसका और बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके साथ इनका वाद विवाद क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी में उसका लेखन किया गया। हिंद यवनों ने ही सर्वप्रथम मानक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो मिनांडर हिंद यवन था और इन्होंने ही सबसे पहले मानक स्वर्ण सिक्के चलाए, ये भी एक फैक्ट रख लो। अगला देख लेते हैं। शुंग वंश जब समाप्त होगा तो इसकी समाप्ति कौन करेगा? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश में क्या है, इन्हीं के काल में ही 71 ईसा पूर्व में शकों का प्रथम आक्रमण होगा। 57 ईसा पूर्व में मालवा उज्जैन का शासक रहेगा विक्रमादित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो विक्रम संवत होता है और शक संवत होता है ना, इसके बीच में अंतर और कब ये शुरू हुआ कब दूसरा शुरू हुआ दोनों की बात हो जाएगी। कि 57 ईसा पूर्व में मालवा उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य। इसने शकों को भारत से खदेड़ दिया और इसी की खुशी में क्या विक्रम संवत शुरू किया। कब? 57 ईसा पूर्व में। तो ये ईसा के पूर्व की बात हो रही और ये ईसा के बाद की। तो 78 ईस्वी में शकों का द्वितीय आक्रमण हुआ और जब इनका द्वितीय आक्रमण होगा, शक की यहाँ स्थापना हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? शक संवत शुरू करेंगे। इसलिए इनके बीच में अगर देखोगे दोनों के बीच में 135 साल का गैप होता है, शक संवत और विक्रम संवत में। और विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व, शक 78 ईस्वी में। शकों ने अपनी सत्ता कहाँ मथुरा, पांचाल, उज्जैनी, महाराष्ट्र में स्थापित की। शकों ने अपनी सत्ता। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी बनाया। तो मथुरा को द्वितीय राजधानी किसने? कनिष्क ने बनाया था। अब गुप्त काल में देख लेते हैं यूपी में क्या घटनाएं घटित हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्य प्रयाग से अयोध्या के बीच स्थापित किया था। सबको पता है चंद्रगुप्त प्रथम क्या था। फिर आएगा आपका कौन? समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्त संवत कब शुरू किया? 319 ईस्वी में। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के, इसके समय के राजा रानी प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशास्ति तो सबने पढ़ा है, प्रयाग में है, इलाहाबाद में। और इसको किसने लिखा? हरिसेन। हरिसेन नामक इसका दरबारी कवि था, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासन को समाप्त किया, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? शकारी, शकों का अरि मतलब शत्रु। अब आ जाते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख पर, कि जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसके बारे में क्या है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रारंभिक पंक्तियां कब में किस में है? पद्य फॉर्म में है, और बाद की पंक्तियां कब होंगी? गद्य फॉर्म में। और इस शैली को क्या बोला जाता है? चंपू शैली। मतलब चंपू शैली मतलब पहले पद्य हो या गद्य हो, या पद्य और गद्य दोनों मिश्रित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? चंपू शैली। आरंभ में अशोक का लेख। अब इसमें क्या क्या लिखा है प्रयाग प्रशस्ति? शुरुआत में इसमें अशोक के लेख लिखे गए, फिर समुद्रगुप्त आए तो इन्होंने उसके आगे लिख दिया अपना लेख, और उसके आगे जहांगीर ने भी अपना लेख लिखवाया। तो इसमें 3 राजाओं के लेख लिखे। अकबर इसे क्या हुआ? कौशाम्बी से प्रयागराज के किले में लेके गया था अकबर। इसमें समुद्रगुप्त के मेनली विजय अभियानों की चर्चा की गई। समुद्रगुप्त ने क्या किया? अलग अलग राज्यों, पूर्वी भारत के लिए अलग, दक्षिण भारत के लिए अलग, आर्यावर्त के लिए अलग,
हैं, और सीमांत राज्यों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई थी, राज्य प्रस्फोद्धरण की, सर्वकर्ण दानाज्ञाकरण की, इस प्रकार की नीतियां। तो जिसको भी देखना है समुद्रगुप्त पर एक मॉडल आंसर पड़ा हुआ है, समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार की नीतियां, है ना। तो इस पे देख सकते हैं मॉडल आंसर में बहुत डिटेल में करा है कि कौन कौन सी नीतियां किन राज्यों में। वही यहाँ पे बोला गया है कि इसमें समुद्रगुप्त के आर्यावर्त के 12 राज्य और आठविकों के 18 राज्य और दक्षिणापथ के 12 राज्यों की विजय का उल्लेख मिला है। ये वाला फैक्ट मुझे गलत लग रहा है, 9 राज्य थे, आर्यावर्त के 9 थे और दक्षिणापथ के 12 राज्य थे। कानपुर में ईंटों से निर्मित देवगढ़ जो है आपका दशावतार मंदिर कानपुर से मिला है। तो ईंटों से निर्मित ना 2 ही मंदिर हैं, एक कानपुर का है मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर, और देवगढ़ का दशावतार अलग है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। कानपुर से ईंटों का निर्मित मंदिर, एक सिरपुर है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ से भी ईंट निर्मित मंदिर मिला है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में, पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये चबूतरे पे बना है, भगवान विष्णु की एक मूर्ति बनी हुई है बढ़िया सी। भीतरी स्तंभ अभिलेख क्या है, किसके बारे में? हूणों की पराजय के बारे में, स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त। और भीतरी भी आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब आ जाते हैं पुष्यभूति वंश पे। पुष्यभूति वंश जो है आपका हर्षवर्धन था, इसका बहनोई कौन था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा, है ना। और इसके बहनोई की हत्या किसने कर दी थी? कि मालव नरेश देवगुप्त द्वारा हत्या हो गई। इसके बहनोई की हत्या मालव नरेश देवगुप्त ने कर दी, और इसके बाद इसने कन्नौज की सत्ता संभाली थी, है ना। ये चीज़ लाइन समझ में आ रही होगी आप लोग को कि इसका बहनोई कौन था? इसका बहनोई था मौखरी वंश का ग्रहवर्मा, और इसकी हत्या कर दी मालव नरेश देवगुप्त ने। जब इसकी हत्या हो जाती है उसके बाद ये कन्नौज की सत्ता पर बैठेगा। ह्वेनसांग इसके दरबार में आया था, 629 से 645 ईस्वी तक रहा। इसने एक पुस्तक लिखी, अपनी जीवनी लिखी, सीयू की। इसमें इसके काल का बहुत सारा वर्णन किया है। 2 बार ये लूटा भी गया था ह्वेनसांग, तो इसने उसका भी वर्णन किया कि कानून व्यवस्था बहुत ही बदतर थी। हर्ष ने प्रयाग तथा कन्नौज में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया। तो प्रयागराज और कन्नौज में, प्रयागराज में हर 5 साल में महामोक्ष परिषद, जहाँ ये बौद्ध, शैव, विष्णु धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म के लोगों को क्या दान में देता था बहुत सारा। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से शकलोत्तर पथपथेश्वर इसको बोला गया है। मतलब पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति का अभिलेख था ऐहोल में इसने लिखा, इसके बारे में बोला गया शकलोत्तर पथपथेश्वर। लेकिन ये भी लिखा गया है कि इसका पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था और इसकी पराजय हुई थी, किसकी? हर्षवर्धन की। अब आगे आ जाते हैं यूपी के इतिहास पर। त्रिदलीय संघर्ष, जब हर्षवर्धन समाप्त होंगे तो त्रिदलीय संघर्ष। जिस काल के बारे में जितनी जानकारी यूपी में घटित हुई जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ छूट रहा है, जो चीज़ जरूरी वो सारी चीज़ इसमें डाल दी गई। त्रिदलीय संघर्ष कब हुआ? 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज पर यशोवर्मन का आधिपत्य था। पाल वंश जो थे, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल। पाल वंश पे डिटेल वीडियो पढ़ा है एंशिएंट में, देख सकते हो। धर्मपाल थे, देवपाल थे, महिपाल थे, उसके पहले गोपाल थे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात। गुर्जर प्रतिहार में कौन थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और मेहरभोज, जिन्होंने इन त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया, उनकी बात हो रही। तो पाल वंश के ये बंदे थे, गुर्जर प्रतिहार के ये थे। राष्ट्रकूट में कौन थे? ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय, इन लोगों में। लेकिन मेनली किस में था? ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल, ये 3 लोगों में त्रिपक्षी संघर्ष के लिए फेमस थे, ये 3 लोग। तो अब देख लेते हैं, लगभग 200 वर्षों तक इन तीनों में आपस में युद्ध चलेगा। पहले क्या होगा? पाल वंश को कौन हरा देगा? गुर्जर प्रतिहार। फिर आपका राष्ट्रकूट आएगा, वो दोनों को हरा देगा, और फिर बाद में ऐसे ही चलता है, और लास्ट में क्या होगा? गुर्जर प्रतिहारों की विजय होगी। 200 वर्षों तक युद्ध चलेगा, अंत में गुर्जर प्रतिहार क्या करेंगे? कन्नौज की गद्दी पे ये लोग स्थायी रूप से बैठेंगे। लेकिन तब तक ये बहुत कमजोर हो चुके थे गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि 200 सालों तक युद्ध लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं मेहरभोज, गुर्जर प्रतिहार का एक शासक था मेहरभोज, 836 से 889 ईस्वी। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। उपाधि क्या थी? आदि बराह की इसने उपाधि ली। आदि बराह की उपाधि ले रहा है तो क्या है? वैष्णव धर्म का था। यात्री, इसके समय में एक यात्री आया था सुलेमान, जो अरब से आया था। तो मेहरभोज के बारे में ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे अब हमारा आखिरी आ गया,
है ना। तो आखिरी बात चर्चा करेंगे, आखिरी पेज पे क्या था, गहड़वाल तथा चंदेल वंश। ये कहाँ पे था आपका, बुंदेलखंड में, है ना, जिसे चेदी वंश भी आगे चल के बोलोगे। तो 1080 में चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। चंदेल वंश की मैं बात कर रहा हूँ, गहड़वाल वंश आपका कहाँ था, कन्नौज में। तो गहड़वाल 1080 में चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। आप लोगों ने देखा होगा, जयचंद का नाम सुना होगा। जयचंद इसी वंश का था जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। आज भी वो ताना दिया जाता है जयचंदों को, है ना। तो 1080 में चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। और गोविंद चंद जो थे इस वंश के प्रमुख राजा थे, और इन्हें काशी नरेश भी कहा जाता है। आगे मैंने बता दिया कि जो आपका चंदेल वंश था वो कहाँ था, बुंदेलखंड में था। इन्होंने ही जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल वंश के शासकों ने ही बनवाए। और यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाती है। आगे अगला वीडियो जो आएगा वो आपका मिडाइवल का आएगा, उसमें यूपी की जितनी भी मिडाइवल होगी वो पूरी हम समाप्त कर देंगे एक ही वीडियो में। फिर अगला आएगा मॉडर्न पे। फिर आपका कला, संस्कृति, खेल, घराने, भाषा, लोक नृत्य हैं, और भी जो संगीत, जो भी यूपी स्पेशल होगा, हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आपको, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट मिल जाएगा, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग, जैसा टॉपिक होगा उस प्रकार से हम पर डे 2 से 3 वीडियो यूपी स्पेशल आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि इस चीज़ की जानकारी चाहिए, आप क्या है, ग्रुप में, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए, वहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे ही डिमांड ज़्यादा लोगों की आएगी हम उस पर वीडियो एक बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।